यूनिवर्सिटी ईस्ट कैंपस बनेगा 2 साल में। केंद्र सरकार ने डीयू को 930 करोड़ का दिया लोन। सूरजमल विहार में बनेगी एकेडमिक बिल्डिंग। वेलकम के इमामबाड़ा में एक व्यक्ति की हत्या, बदला लेने के लिए हुआ झगड़ा और फिर हत्या। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। राजीव गांधी हॉस्पिटल में खत्म हुई डॉक्टर्स की हड़ताल। सैलरी डिपार्टमेंट ने आज रिलीज की सैलरी। फिर से अपनी सीटों पर नजर आए डॉक्टर्स। रोहित मीणा ने किया 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित। पुलिसकर्मियों की शहर पर ही मादक पदार्थ बेच रहे थे नशा तस्कर। मामले में अभी चल रही है आगे की जांच। जाम में फंसने से हुआ बड़ा हादसा। देखते ही देखते जलकर राख हो गई मोटरसाइकिल। दमकल की गाड़ियां हादसे के आधे घंटे बाद मौके पर पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंड देने वाली संस्था HEFA ने ईस्ट कैंपस के साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट के लिए 930 करोड़ रुपए के लोन के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। डीयू वाइस चांसलर योगेश सिंह ने बताया कि 930 करोड़ रुपए का लोन मिलने के बाद अब ईस्ट कैंपस की शुरुआत की जाएगी। ईस्ट कैंपस का निर्माण शुरू होने के 2 साल के अंदर तैयार होने की उम्मीद है। इस लोन में से 120 करोड़ रुपए में सूरजमल विहार में डीयू के ईस्ट कैंपस की एकेडमिक बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके लिए काम अगले 3 से 6 महीने में शुरू होने की उम्मीद है। डीयू को जो लोन दिया गया है उसमें ज्यादा कोर्स शुरू करने और लॉ सेंटर शुरू करने के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट कैंपस बनाना भी है। अब लोन की मंजूरी के बाद नए कैंपस की स्थापना पर काम शुरू करने के लिए डीपीआर सोमवार तक पेश की जाएगी। डीपीआर को मंजूरी मिलने के बाद फंड जारी करने के लिए HEFA और यूनिवर्सिटी के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। डीयू का फाइनेंस विभाग डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी नजफगढ़ और द्वारका में 100 करोड़ रुपए और 95 करोड़ रुपए की लागत से एकेडमिक बिल्डिंगों पर और 201 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कोई एकेडमिक ब्लॉकों का निर्माण भी शुरू होने वाला है। वहीं उत्तर पश्चिम दिल्ली के ढक्का कॉलोनी में छात्रों के लिए 161 करोड़ रुपए का एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी तैयार होगा। इसके अलावा लोन में से 195 करोड़ रुपए का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी फैकल्टी की बिल्डिंग के लिए किया जाएगा, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है और अक्टूबर 2024 तक पूरा होने की संभावना है। और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है कि हमें उधर नहीं जाना पड़ेगा, जमुना पार इधर ही हमको फैसिलिटी मिलेगी। तो कब तक तैयार हो जाएगी, कब तक, कैसा लग रहा है, क्या कब तक देखते हैं। अभी क्या सुनने में आया आपको? अभी तो ये सुनने में आया है कि दिसंबर से काम चालू होगा और उसके बाद में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं 1 साल तो मिनिमम है ही है। सुविधा तो सारी ही मिल जाएंगी क्योंकि ये पीछे भी हमारे यूनिवर्सिटी है उसमें भी, और इधर लॉ फैकल्टी बन रही है, तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स होगा। सर हमें तो बहुत अच्छी बात है कि भाई लोगों को जो है इतनी दूर जाना पड़ता है, व्यवस्था जो है भाई परेशानी होती है, नज़दीक बन जाएगी, उन लोगों को सुविधा मिलेगी, आसानी रहेगी, अच्छी बात है। इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो है देखो काम होने में टाइम तो लगेगा भाई। नवंबर दिसंबर तक कह रहे हैं, काम स्टार्ट होने के लिए कह रहे हैं, बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। कल लगभग 10 बजे कॉल प्राप्त हुई कि इमामबाड़ा वेलकम से सटे पार्क के पास शोएब नाम के एक व्यक्ति को चाकू मार दिया गया है। शोएब को जग प्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। घटना के समय मौजूद लोगों ने खुलासा किया कि एक 16 साल के लड़के ने झगड़े के बाद शोएब को चाकू मार दिया था। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मृतक और आरोपी दोनों मुस्लिम हैं। 3 दिन पहले शोएब और उसके दोस्तों ने बदला लेने के लिए आरोपी की पिटाई कर दी थी। जब आरोपी ने इमामबाड़ा पार्क में शोएब को रोका तो उसके पास पहले से ही चाकू था। वहां उनका झगड़ा हुआ और आरोपी ने शोएब की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में आगे की जांच जारी है। मेरे को कॉल आती है किसी की कि तेरे भाई के चाकू लग गए ऐसे। अच्छा, मेरा भाई का दोस्त और वो 2 दोस्त थे उसके, उसको लेके आए हैं रिक्शे में। अब जब मुझे उस टाइम वो मुझे मिला है, अब मैंने उसे उठाया सीधा शास्त्री बाग ले गया। अब वहाँ पे आके उसका पता चला कि उसका डेड हो गया। कितनी उम्र है शोएब की? तो उसकी 22। पहले भी केस में उसके अभी वो भी जेल चल रहे हैं, उसके पहले के भी केस है। अभी वो छूट के आ रहा है कुछ टाइम पहले ही। एक के अंदर सुई मार देते। उसके पापा का काम भी ऐसे ही है, 2 नंबर का काम है उसका, वहाँ का पापा का भी।
राजीव गांधी हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स की हड़ताल से काफी लोगों को परेशानी हो रही थी। फिर चाहे डॉक्टर्स हों या फिर मरीज, सभी इस हड़ताल से हो रही परेशानी को झेल रहे थे। हालांकि आज सभी की सैलरी डिपार्टमेंट की तरफ से रिलीज कर दी गई है, लेकिन कोई भी डॉक्टर इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। जब हमने मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ दिनों से हड़ताल से काफी दिक्कतें हो रही थी। डॉक्टर्स भी काफी कम संख्या में मरीजों को देख रहे थे, लेकिन आज लगभग सभी डॉक्टर्स अपनी सीट पर नजर आए और मरीजों को पहले की तरह इलाज भी मुहैया करवाया। मैं इस हॉस्पिटल में परसों आया था तो डॉक्टर्स की स्ट्राइक थी कल, तो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, पेशेंट परेशान होके जा रहे थे। तो आज डॉक्टर बैठे हैं अपने कार्य में, ठीक हैं, बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअली स्ट्राइक तो देखो, मुझे पता नहीं, कहना चाहिए नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे बात करनी चाहिए नहीं कि केजरीवाल जी का एक्चुअली में मेरी समझ में आ नहीं रहा है। इतना खर्चा, इतना अपने महल पे खर्चा किया, इतना सब कुछ खर्चा किया, इतना सब कुछ कर रहे हैं, बट व्हाट इज़ दिस कि आप डॉक्टर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं कि ये क्या तरीका है? आप ये बताइए, जो डॉक्टर्स दिन रात बेचारे भगवान का दूसरा रूप होते हैं, एक तो भगवान होते हैं ऊपर से, और दूसरे डॉक्टर भगवान का रूप है, और वो कैसे देखें? 7-7 महीने की आप सैलरी नहीं दे रहे हैं। पेशेंट आप देखो ना, इतने पेशेंट सीनियर सिटीजन आते हैं बेचारे, और जिनको भी यूरोलॉजी में तो तकरीबन मेरा का 60 प्लस ही आते हैं। जितने भी 60 प्लस लोग आते हैं उनके साथ क्या हाल होती है? बेचारे आते हैं चले जाते हैं। ये तो हमें तो केजरीवाल जी के ऊपर मैं तो समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि इनका क्या तरीका है। भाई, आप अपनी राजनीति कैसे कर रहे हैं? डॉक्टर्स की सैलरी नहीं, कहीं सैलरी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई तरीका नहीं। पेशेंट कल तो बहुत परेशान थे, कल तो बहुत वो कह रहे थे कि इतनी दूर से आए हैं, हमारा बेटा ये है, फिर परेशान है, या हमने बहुत देखा था यहाँ बहुत हंगामा सा हो रहा था, तो फिर हम आज आए हैं। आज बिल्कुल ठीक है, आज नॉर्मल है। हो सकता है पेशेंट इस वजह से थोड़े कम आए, पर यूरोलॉजी में 150 से भी ज़्यादा पेशेंट टोकन मिले हैं, जिसमें हमारा 80 नंबर था, और पूरा सिस्टम से हम लोग लाइन से गए। आज हमने कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की, डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से देखा है, इवन जबकि उनको सैलरी नहीं मिल रही, फिर भी उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से हाँ जी, डॉक्टर वगैरह मिले, दवाई भी मिली, और दवाई लेकर के घर जाने भी लगे हैं। कोई दिक्कत नहीं जी, हमें तो आराम से दवाई मिली। इससे पहले भी आए, कई बार आए, आराम से दवाई मिलती है, आराम से डॉक्टर मिलते हैं। डॉक्टर की हड़ताल के बारे में कोई जानकारी नहीं, कुछ जानकारी नहीं जी। मैम, थोड़े टाइम पहले आए थे तो फार्मेसी की थोड़ी स्ट्राइक चल रही थी, तो उसमें भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा थी, दवाई मिल ही नहीं रही थी, लेकिन पब्लिक ने थोड़ा प्रेशर डाला तो मिल गई थी दवाई। सुना है मैडम स्ट्राइक चल रही है, लेकिन हम आए हैं, डॉक्टर बैठे हैं, हमें देखा, दवाई सब ठीक ठाक मिल गई। वैसे हर बार आते थे तो डॉक्टर भी काफ़ी सारे होते थे, पेशेंट भी काफ़ी सारे होते थे। आज 40 पर्चे बने थे, उसके बाद अब लेना शुरू कर रहे हैं आगे। नहीं मैम, मुझे हड़ताल का तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने सुना था उस तरीके से थोड़े कम पेशेंट आए हैं और पर्चे भी कम बन रहे थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें दवाई मिल गई। भीड़ तो नहीं है, नॉर्मल है। मरीज अब ऊपर हम तो शिफ्ट है, अब ऊपर तो कोई दिक्कत, दवा गोली चली रही है, और ऑपरेशन में बस दिक्कत है। 1-1.25 महीना हो गया हमें, तो अब भर्ती है लड़का, अब फिर भी अभी बोल रहे हैं कि 1 हफ्ता और लगेगा। अब मजदूर आदमी तो अब कहाँ तक 150 रुपये लगते हैं। कल 2 डॉक्टर आए थे, और आज भी एक ही आया था, अभी तो नीचे है ना, तो अभी ऊपर गए नहीं हैं। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ़िलहाल काफ़ी समय से जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से वो लोग हड़ताल पर चले गए थे। कई दिनों से चलने वाली इस हड़ताल के बाद आज जो है इन सभी डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सैलरी अभी सिर्फ 1 महीने की मिली है इन लोगों को। लेकिन डॉक्टर्स जो है ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं और पेशेंट को भी देखना उन्होंने शुरू कर दिया है। कई पेशेंट से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि स्ट्राइक के समय पे उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, कई डॉक्टर्स जो उनको नहीं मिल पा रहे थे, इलाज में भी देरी होती, साथ ही क्राउड भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। लेकिन आज का जो माहौल रहा है, आज माहौल काफ़ी शांत था, सभी पेशेंट को इलाज भी प्रॉपर तरीके से मिला, डॉक्टर्स भी उनको आराम से देख रहे थे, और सभी डॉक्टर्स ड्यूटी पर भी मौजूद हो चुके थे। तो देखने वाली बात है, जो स्ट्राइक चली है काफ़ी दिन से, इसके बाद इन डॉक्टर्स को और सभी डिपार्टमेंट के लोगों को काफ़ी राहत मिली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का शुक्रिया नजर करते हुए आ रहे हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। शाहदरा के जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने कल शाम वायरलेस पर मैसेज कर सीमापुरी थाने के 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे मादक पदार्थों की तस्करी में को बढ़ावा दे रहे थे। निलंबित पुलिसकर्मियों में ASI शिव कुमार के साथ ही कांस्टेबल अनुज, रवि, अमन और अमित शामिल है।
चारों कांस्टेबल को 1 महीने पहले ही बीट पर लगाया गया था। दिल्ली पुलिस ने कुछ महीने पहले जोर शोर से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की थी, लेकिन हकीकत सीमापुरी थाने के पुलिस कर्मियों के सामने लाकर रख दी है। सूत्रों का कहना है कि बीट में आते ही चारों कांस्टेबल ने नशा तस्करों से हाथ मिला लिया। इसका पता तब चला जब हाल ही में नार्कोटिक्स विभाग ने ताहिरपुर स्थित कलंदर कॉलोनी से एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 135 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। जांच में सामने आया कि बीट में तैनात पुलिसकर्मियों की शह पर वह मादक पदार्थ बेच रहा था। नार्कोटिक्स विभाग ने तस्कर के खिलाफ सीमापुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। इसके साथ ही गांजा, स्मैक समेत अन्य मादक पदार्थों की बिक्री की जानकारी जिला पुलिस उपायुक्त को दी। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस उपायुक्त ने वायरलेस पर ही आदेश देकर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। शाहदरा के जिला पुलिस उपायुक्त रोहित मीणा ने कहा कि यह विभागीय मामला है, अभी मामले में आगे की जांच चल रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस वक्त हम उसी थाने के बाहर मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसी थाने के 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। जिले के डीसीपी रोहित मीणा ने बृहस्पतिवार की शाम वायरलेस पर मैसेज कर सीमापुरी थाने के 5 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया। निलंबित पुलिसकर्मियों का आरोप है कि वो नशीला पदार्थ को बढ़ावा दे रहे थे। इसके चलते जो है 5 पुलिसकर्मियों को पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल जो 5 पुलिसकर्मी थे इसी थाने में पोस्टेड थे। अगर आपको बताएं कि 1 एएसआई और 4 पुलिस कांस्टेबल जो है अभी निलंबित किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में दिन प्रतिदिन जाम जैसी गंभीर समस्याएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ने दिल्ली को जाम मुक्त बनाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स के साथ काम भी किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली में जाम की समस्या जो कि त्यों बनी हुई है। ताजा मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना हर्ष विहार इलाके के मंडोली चुंगी सेवाधाम रोड का है, जहां पर इन दोनों फ्लाईओवर का काम दिल्ली सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को जाम की समस्या से घंटों तक जूझना पड़ता है। आज कश्मीरी गेट की ओर से सेवाधाम रोड की तरफ जाने वाले पीड़ित कंवर सिंह ने अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी लगभग आधे घंटे तक वे जाम में फंसे रहे और गाड़ी स्टार्ट रही। अचानक बाइक में से धुआं और आग निकलने लगी। जैसे तैसे पीड़ित ने कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते बाइक में लगी आग में विकराल रूप ले लिया। मौके पर घटना की सूचना दिल्ली पुलिस के साथ दमकल विभाग को भी दी गई, लेकिन मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस के अलावा लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा हो जाने पर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने के कारण पूरी तरह से मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। जैसे तैसे कार्ड 1 और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में कामयाबी हासिल की। वहीं पीड़ित ने बताया कि वह कश्मीरी गेट से सेवाधाम की ओर जा रहा था और जाम में खड़ा था। बुजुर्ग पेंशन को लेकर पिछले कई सालों से बुजुर्ग परेशान है, वो पेंशन के लिए आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। जब हमने इन बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी सालों से पेंशन के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि पेंशन मिलने से थोड़ी राहत मिलती है। दूसरी तरफ जो लोग पेंशन ले रहे हैं वो चाहते हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से उनकी पेंशन की रकम में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत है, क्योंकि विधवा पेंशन हो या फिर दिव्यांग पेंशन दोनों में ही 2500 रुपए ही मिलते हैं, जो कि परिवार चलाने के लिए काफी कम है। वहीं विधायक ओपी शर्मा ने बताया कि दिल्ली सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ही दिल्ली के बुजुर्ग पेंशन के लिए परेशान है और दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही है। बंद ही ना रही अभी तो, जो कह देता है अभी ना बंद, काम ना चल रहा। अभी कितनी देर टाइम से आप लोग परेशान हो? कई चक्कर लगाए गई हैं। अच्छा, क्या कहते हैं क्या यहाँ कहते हैं अभी नहीं, काम नहीं हो रहा अभी। हाँ। बंद बताते हैं कि फॉर्म नहीं भरा जाएगा। नहीं, दिक्कत तो अब यहाँ से मुस्तफा से यहाँ आ रहे हैं आश्रम में, क्या बंद जाए बड़े बूढ़े और उन्हें कोई है नहीं है लड़का, मैं ही अकेली लड़की हूँ, तो उन्हें तो परेशानी है ही है। अब हमें रोटी तो खिला देंगे और टाइम के उनके खर्चे पानी को तो ना दे पाएंगे। उन्हें तो राहत मिलेगी, यही तो करे, अपना खर्चा पानी तो कर ही लेंगे अपने जेब का। उन्हें की हुई 80-80, 90-90 साल की उम्र। शुरू से पेंशन लगा ही नहीं है? जब उन्हें के आधार कार्ड में कम है गई उम्र, हमने बनवाए तो हमें इतने जानते नहीं। वो नहीं मिल रहा, मुझे लेटर नहीं मिल रहा है। जो हमारे आदमी खत्म हो गए उनके लेटर नहीं मिल रहा जी। उसके लेटर के जैसे हम पूरा साल भर होने जा रहा, अभी तक लेटर नहीं भेज रहे जी। चक्कर ही काटते रहते हैं, जब भी मुझे लेटर नहीं दे रहे। बैंक में जाओ तो बैंक वाला कह रहा लेटर नहीं आया। बहुत दिक्कत हो रही है मैडम, बहुत ज़्यादा। हमें इतना परेशान हो गए, दूसरा के लेके आते हैं रोजाना। हम चाहते हैं हमारे लेटर मिल जाए तो हमारे कुछ पेंसिल चालू हो जाता, हमें अपना घर के कुछ इसमें कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई हो रही है उस तरीके से अब जो है अपना काम भी नहीं है। हैंडी का परेशान है, हर एक हैंडी का परेशान है, तो उस हिसाब से पेंशन बढ़नी चाहिए। और बुज़ुर्ग लोग भी परेशान है क्योंकि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही है। और जो है बेवा लोग परेशान इसलिए है क्योंकि 4-5 बच्चे हैं, 2500 रुपये में क्या कर लेंगे वो। यहाँ डिपार्टमेंट में किसी भी काम के लिए आओ
पहले तो 10 चक्कर कटवाते हैं ये लोग, कहेंगे आपकी हमने NOC आपकी काट के हमने वहाँ भेज दिया, आपकी फ़ोटोकॉपी आपके पास में है। बैंक में जाते बैंक वाले कहते हैं हमारे पास में आपकी NOC नहीं आई है। और फिर दोबारा यहाँ पे कभी ये महिला जिससे आपको बात कर रहे थे, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हाँ जी, और अभी 1 हफ्ते से कम स्टाफ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, जो ये कह रहे हैं कैंप के अंदर कम से कम कैंप के अंदर 5 जने चले जाए, लेकिन पूरा स्टाफ उठ के जाने की क्या आवश्यकता है। आज दिल्ली सरकार में पिछले 3-4 साल से समाज में जो 60 साल से ऊपर EWS के लोग हैं उनको पेंशन नहीं बन पा रही है। ये दिल्ली सरकार का दोहरा रवैया है। एक तरफ तो पूरे देश और दिल्ली में ढिंढोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ जो ज़रूरतमंद लोग हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। इसके लिए हमने विधानसभा के बाहर सभी जगह ये आवाज़ उठाई, लेकिन केजरीवाल की ये सरकार असंवेदनशील है और समाज में जो EWS के ओल्ड एज लोग हैं वो आज दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। इसके लिए हम केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ओल्ड एज पेंशन को चालू किया जाए। पिछले काफी समय से पूर्वी दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों से डॉक्टर्स के साथ कभी मारपीट तो कभी बदसलूकी करने के मामले सामने आते रहते हैं। इसी को लेकर आज ETV अस्पताल में डॉक्टर्स की मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने मारपीट, गाली देने और कई ऐसे मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ गार्ड भी तैनात नहीं किए गए हैं, जिस वजह से आए दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट और गाली गलौज होती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जिस वजह से 29 तारीख को डॉक्टर्स राजघाट पर कैंडल मार्च करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हेल्थ केयर टीम की भी भर्ती सरकार नहीं कर रही है, जिस वजह से डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का शॉर्टेज है। जो आए दिन हमारे जो हेल्थ केयर टीम, इवन उसके अंदर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ सभी के फाइट फॉर राइट्स की बात है, उनके आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान क्या है कि आए दिन क्या है हॉस्पिटलों के अंदर क्या है पेशेंट के अटेंडेंट्स क्या है झगड़ा करते हैं, जिसमें क्या सबसे ज्यादा मारपीट डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होती है। क्या रीजन हो सकते हैं? उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण अगर मैं अपना व्यू बताता हूँ, सबसे बड़ा कारण तो यही है कि सरकार शॉर्टेज को पूरा नहीं कर पा रही है। डॉक्टर के साथ मिसबिहेव जो किया जाता है ये बहुत ही दुख की बात है। आए दिन हमारे डॉक्टर को पीट दिया जाता है, उनके साथ अव्यवहार किया जाता है। इवन की जो नर्सिंग हमारे स्टाफ है उनके साथ होता है। डॉक्टर्स जो इकल्ले हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके साथ होता है। कई जगह पर तो डॉक्टर्स को मर्डर भी कर दिया गया है। तो इस चीज के ऊपर हम सरकार से पिछले 3 दशक से कह रहे हैं कि हमको हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है। आपको कोई मार के चला जाता है, कोई गाली दे के चला जाता है, तो हम कब से सोच रहे हैं कि सरकार सोचे हमारे बारे में। जिस कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स भगवान की तरह काम किया, रात दिन हमारे कितने डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए हैं, उसके बाद हमें कुछ सम्मान नहीं मिलता, इतना तक नहीं मिलता है कि हमारी इतनी इज्जत की जाए, हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड रखा जाए या कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB अमेरिकी तकनीक से देश का पहला और सबसे बड़ा 24.2 मीटर का एंटी स्मॉग टावर आनंद विहार बस अड्डा परिसर में एग्जिट पॉइंट की तरफ अगस्त में शुरू हुआ था। इस टावर के नीचे प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए चारों तरफ 40 बड़े पंखे लगाए गए हैं। पंखों के पीछे लगे फिल्टर से साफ होने के बाद शुद्ध हवा बाहर निकलेगी। अधिकारियों का कहना है कि करीब 1 किलोमीटर के दायरे में यह शुद्ध हवा वातावरण में फैलती है। स्मॉग टावर पर करीब 22 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जो कि आज सफल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज जब हमारे संवाददाता ने स्थान पर जाकर देखा तो टावर बंद और स्क्रीनिंग भी चालू नहीं थी। दिल्ली में रजिस्टर्ड 1100 छठ महापर्व में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए तैयारियां करने की जो बात दिल्ली सरकार ने की है, उस पर दिल्ली बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि सरकार के मंत्री तैयारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं काम शुरू नहीं किया गया है। इसी का जायजा लेने जब हमारे संवाददाता विवेक पूर्वी दिल्ली के अलग अलग छठ घाटों पर गए तो वहां कार्य हेतु नोटिस जारी हो चुके हैं। साथ ही विश्वास नगर विधानसभा में आने वाले सबसे बड़े छठ घाट CBD केशव पार्क में कार्य शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर छठ की व्यवस्था संभालने के लिए अलग अलग समितियां SDM के साथ बैठकर व्यवस्था को पूरा कर रही हैं। छठ घाट का सब चीज़ सही है, बढ़िया से होता है पूजा पाठ, लेकिन जगह कम पड़ता है। सरकार का सहयोग हर साल मिलता है। यहाँ पे टेंट का जो खर्चा है वो सरकार की तरफ से रहता है, बाकी हम पब्लिक लोग चंदा इकट्ठा करके देते हैं। छठ का व्यवस्था तो जैसे दिल्ली सरकार हर साल करती आती है, और दिल्ली में जैसे पिछली बार करीब 300 के आसपास घाट थे और इस हर साल वो घाटों को बढ़ाती है। लेकिन जो प्रॉपर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो हमें टाइमली से जैसे मीटिंग कर लें, जो हमें NOC से लेनी है, चाहे ट्रैफिक से लेनी हो, चाहे फायर से लेनी हो, चाहे SDM ऑफिस से लेनी हो,
वो हमें टाइमली मिल नहीं पाती है। तो अभी प्रेजेंट में जस्ट हम एसडीएम साहब के पास गए थे, हमने उनसे अनुरोध करा कि भी एसडीएम साहब आप पहले से जो आपका रिमाइंडर है सारे जो डिपार्टमेंट हैं उनको आप दे दीजिए ताकि हमें टाइमली एनओसी मिल जाए और हम टाइमली अपने कार्यक्रम को संपन्न कर पाएँ। ठीक है, शाहदरा विधानसभा में कई सारे घाट हैं और जो सबसे बड़ा घाट है वो सीबीडी ग्राउंड में है। उस घाट पे एसडीएम के द्वारा व्यवस्थाएं वहाँ चालू हो गई हैं क्योंकि वहाँ 4 घाट बने हुए और काफ़ी बड़े बड़े लेवल पे हैं। उसमें पानी की व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है, 10 दिन पहले। वहाँ पे एसडीएम साहब ने काम चालू करा दिया है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।